हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। चलिए, तो आज अपन किस विषय में बातें करने वाले हैं। देखो, अभी तक अपन लोगों ने काफ़ी सारी बातें करी टैक्स के बारे में। करें, कल मैंने दोबारा से, क्योंकि लेक्चर्स की क्वालिटीज़ इंप्रूव नहीं हो पा रही थी, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी ऑडियो वगैरह में, बट अब सारी चीज़ें परफेक्ट हैं। करेक्ट। सो अपन लोग कल क्या पढ़ रहे थे, एक बार अपन उसे देखते हैं। अपन लोगों ने रिबेट तक चीज़ें देख ली थी। मतलब अपन लोगों ने देखा जाए तो इंडिविजुअल्स की, मतलब अल्टीमेटली इनकम टैक्स की जो रेट्स होती है, जो अपन ने देखी थी किसके अंदर, इंडिविजुअल के लिए 3 स्लैब्स देखी थी अपन ने। यदि इंडिविजुअल की एज अप टू 60 ईयर्स है तो डिफरेंट स्लैब्स थी, 2.5 लाख की बेसिक एग्जम्पशन थी। करेक्ट। उसके बाद अपन लोगों ने सेकंड वाला देखा था, जहाँ पर इंडिविजुअल की एज मोर देन 60 ईयर्स थी बट अप टू 80 ईयर्स, बट लेस देन 80 ईयर्स थी। करेक्ट। तो अपन ने हायर बेसिक एग्जम्पशन का बेनिफिट देखा था, 3 लाख वाली कुछ लिमिट्स पड़ी थी मैंने। और उसके बाद अपन लोगों ने देखा था बच्चों, जब इंडिविजुअल की एज मोर देन 80 ईयर्स रहती है, 80 ईयर और मोर रहती है, सुपर सीनियर सिटीजन उसे बोलते हैं। करेक्ट। वहाँ हमने एक सर्कुलर भी पढ़ा था कि यदि आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल को लाई करता है तो जस्ट प्रीवियस डे आप अपना बर्थडे कंप्लीट कर लोगे तो आप हायर बेसिक एग्जामिनेशन का बेनिफिट इस प्रीवियस ईयर में ले सकते हो। ठीक है। उसके बाद अपन लोगों ने बात की थी सरचार्ज के कुछ प्रोविजंस दिखे थे। यदि इंडिविजुअल की इनकम कितनी 50 लाख से ज़्यादा हो, 50 लाख से ज़्यादा हो और 1 करोड़ तक होती है, तो कितना देखा था अपन लोगों ने, 10%, 15% देखा था। फिर 10 करोड़ से 1 करोड़ से ऊपर और 2 करोड़ तक। उसके बाद 2 करोड़ से कितना था आपका, 2 करोड़ से 3 करोड़ तक था। करेक्ट। उसके बाद फिर अपन ने एक मोर देन 5 करोड़ होता है तो 37%। ये सारी स्लैब्स अपन लोगों ने देख ली थी। करेक्ट। चलिए, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, 10, 15, 25, 37 ये स्लैब्स देखी थी अपने, 10, 15, 25, 37, 50 टू 1 करोड़, 1 करोड़ टू 2 करोड़ एंड 2 करोड़ टू 5 करोड़ एंड देन मोर देन 5 करोड़। तो आपको ऐसे याद रखना है, 50 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ से 2 करोड़, 2 करोड़ से 5 करोड़, 5 करोड़ से ज़्यादा। रेट्स क्या थी आपकी, नील, 10, 15, 25, 37। हाँ, एक चीज़ बस स्पेसिफिक ध्यान रखनी है कि कई बार क्या होता है कि कुछ इनकम ऐसी है जहाँ पर मैक्सिमम जो सरचार्ज की रेट है वो रेस्ट्रिक्ट करी गई है। रेस्ट्रिक्ट की गई है मतलब अराउंड उसे 15% तक ही रोक दिया गया है। ठीक है सर। और मैंने कहा था कि जब आप सरचार्ज की कैलकुलेशन करोगे, टैक्स की कैलकुलेशन करोगे, तो मैंने नीचे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है और जहां मैंने इस चीज़ को क्लैरिफाई किया था क्या, कि देखो अप टू 2 करोड़ तक तो आप नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करना कि यदि 50 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ तक है तो आपका 10% और 1 करोड़ से 2 करोड़ तक है तो 15%। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे ही आपकी इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है ना, तो आप लोगों दोनों इनकम्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे, अलग अलग कर लोगे। ये कैपिटल गेन और डिविडेंड वाली इनकम का अलग सेगमेंट कर लोगे और बैलेंस इनकम अलग हो जाएगी। अब आप प्रोविजन चेक करोगे क्या, आप देखोगे कि इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है तो फर्स्ट तो आपको क्या करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है इनकम को। तो इसमें डिविडेंड और कैपिटल गेन की इनकम तो फिक्स हो गई कि भाई इन पर तो 15% से ज्यादा टैक्स लगना ही नहीं है। पर अब सर सिंस 2 करोड़ से ज्यादा आ रही है तो मतलब डेफिनेटली हम हायर स्लैब में जाएंगे। तो अब बैलेंस इनकम को देखो कि बैलेंस इनकम कितनी है। बैलेंस इनकम यदि अप टू 2 करोड़ है तो मिनिमम 15% तो लगना ही है। यहाँ गलती कर देते हैं बच्चे, क्योंकि बच्चों के दिमाग में आता है कि सर 2 करोड़ से कम है तो 10% भी आना चाहिए। करेक्ट नहीं, ध्यान रखना 15% तो मिनिमम देना ही देना पड़ेगा चाहे कितना भी, क्योंकि अब 200 से एग्रीगेट इनकम ऊपर ही होगी ना आपकी, इस वजह से। चलिए, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और उसके बाद अपने डोमेस्टिक कंपनी की टैक्स रेट्स देखी थी, सरचार्ज की रेट्स भी देखी थी। करेक्ट, बिल्कुल देखी थी। फिर अपन ने फर्म एंड लोकल अथॉरिटी के बारे में बात किया था, इनकी सरचार्ज की रेट्स भी देखी थी अपन लोगों ने। उसके बाद अपन लोगों ने क्या देखा था, फिर अपन लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी भी देखी थी। और कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में अपन लोगों ने टैक्स रेट्स देखी थी 10, 20, 30%। करेक्ट। उसके बाद अपन लोगों ने मार्जिन रिलीफ का कॉन्सेप्ट देखा था कि यदि अपना इनकम एक लिटिल बिट मोर देन पर्टिकुलर लिमिट होता है तो हमें क्या मिलता है, मार्जिनल रिलीफ मिल जाता है। करेक्ट। उसकी कैलकुलेशन कैसे कहते हैं वो मैंने आपको समझा दी थी सारी चीजें। करेक्ट। उसके बाद अपन लोगों को रिबेट का प्रोविजन पढ़ा था अपन ने, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, जहां पर हमने बात की थी किस चीज के बारे में, कि हमें 12,500 रुपये मिलती है जो आपकी टैक्स है, रेजीम है नॉर्मली। और बट हाँ, यदि आप 115 BAC लेते हो, यदि जो मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको आज, वहां पर आपको 25,000 तक मैक्सिमम मिल सकती है। चलिए, आज जो हमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो पढ़ना है बच्चों, ध्यान देना, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के बारे में हम बातें करेंगे, सेक्शन अंडर सेक्शन 115 BAC। करें, जो कि इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है। HUF, AUP, BOIs, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स, इन सभी लोगों के लिए ये क्लास, ये पर्टिकुलर जो स्कीम है टैक्सेशन की, ये अवेलेबल रहती है। करेक्ट। तो चलिए एक बार अपन फटाफट से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या रेट्स है और क्या क्या कंडीशंस हमें इस स्कीम में लाए करने के लिए कंप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ध्यान देना बच्चों। यहाँ पर जो स्लैब दी गई है बच्चों, अप टू 3 लाख तक तो आपको क्या बोला है इन्होंने, नील टैक्स रेट है।
कोई टैक्स पे आउट नहीं करना, मतलब बेसिक एग्जेम्पशन जो 2.5 लाख की होती थी वहां पर यहाँ 3 लाख की कर दी इन्होंने। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखें तो देखो फिर बार बार अपन को याद करना बड़ा इजी रहेगा, क्यों? देखो 3 to 6 लाख, 6 to 9, 9 to 12, 12 to 15 एंड 50, मतलब हर बार 3 लाख का डिफरेंस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है सर, रेट कैसे याद रखें? तो देखो फर्स्ट 3 लाख पे तो नील है, उसके बाद 5%, 10%, 15%, 5% से इंक्रीजमेंट, एंड देन लास्ट में ध्यान रखना 12 से 15 के बीच में 20%, एंड देन मतलब लास्ट वाला देखो 5, 10, 15, 20 तक तो कोई दिक्कत नहीं, बस लास्ट में 20 से सीधा 30, 25 वाला नहीं है, इसमें ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब सर यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आती है कि बच्चों को ये कंडीशंस याद नहीं रहती है। बच्चों ये इतनी सारी कंडीशंस है, इतने सारे कुछ कुर्बानियां हैं जो आपको देनी पड़ेंगी, कुछ बेनिफिट्स हैं जो आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। रीजन बीइंग वाई, क्योंकि अब आप नई स्कीम अडॉप्ट करने वाले हो। तो देखो क्या क्या है, सबसे पहले मैं देखो 5 हेड बताए थे मैंने आपको इनकम के, उन 5 हेड में कुछ ना कुछ आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूँ सैलरी हेड के बारे में, तो देखो सैलरी हेड के अंदर आपको क्या छोड़ना पड़ेगा, आप लोगों को स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मिलता है अंडर सेक्शन 16, जब मैं आपको सैलरी हेड बढ़ाऊंगा तो वहां मैं बताऊंगा कि 50,000 रुपए का सीधा स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है सैलरी हेड के अंदर, आपको वो अवेलेबल अब नहीं होने वाला है। करेक्ट, बिल्कुल सर। उसके बाद सेकंड थिंग एंटरटेनमेंट अलाउंस, बिल्कुल बच्चों एंटरटेनमेंट अलाउंस भी आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये भी आपको सैलरी हेड में ही मिलता है अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 2, एंड देन प्रोफेशनल टैक्स अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 के अंदर ही मिलता है आपको। ये 3 चीजें ध्यान रखनी है आपको, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा सैलरी हेड के अंदर जो 50,000 रुपए तक का मिलता है, उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, और एंटरटेनमेंट अलाउंस का आपको कोई डिडक्शन यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। ओके सर। उसके बाद देखो एक LTC मिलता है, लीव ट्रेवल कंसेशन, इसके ऊपर कुछ एग्जेम्पशन होती है 10(5) के अंदर, वो आपको यहाँ पर अवेलेबल नहीं रहेगा बेनिफिट। HRA का बेनिफिट भी नहीं रहेगा। हाउस रेंट अलाउंस, अभी आपको सुनने में लग रहा होगा सर ये है क्या है, डोंट वरी, अभी जब हम सैलरी और अदर हेड्स पढ़ेंगे तो इन रेस्पेक्टिव इनकम्स को अपन पढ़ते जाएंगे, तो तुम एक बार बस वेरीफाई करो कि हाँ ये चीजें हैं, क्योंकि जब ये सारा हो जाएगा कंप्लीट तो आपको दोबारा से चेक करना है कि हमने ये प्रोविजंस पढ़े थे। ठीक है, चलो उसके बाद स्पेशल अलाउंसेस पढ़ेंगे हम, सैलरी हेड में ही पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो वहां पर आपको उनका भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट एक्सेप्ट फॉर कौन कौन से, ट्रेवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ओके, और ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी बताओ किसको मिलता है, ये दिव्यांग लोगों को, हैंडीकेप्ड जो लोग होते हैं ना उनके लिए मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। चलिए उसके बाद IOFS इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपको क्या क्या छोड़ना है, MPs और MLAs को उनके लिए डेली अलाउंस दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरफ से। ठीक है, तो ये आपको नहीं मिलने वाला है। एग्जाम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ द इनकम, मतलब एग्जाम्पशन मिलती है इन अलाउंसेस की, आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, पर नहीं अब मिलेगा टैक्स देना पड़ेगा आपको यदि पैसा मिलता है तो। एग्जाम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ पेरेंट, बिल्कुल जब कभी भी क्या होता है कोई माइनर चाइल्ड यदि कोई इनकम अर्न करता है तो उसकी इनकम को पेरेंट्स की इनकम में क्लब कर दिया जाता है और फिर टैक्स दिया जाता है, क्लबिंग होता है ना, बिल्कुल। तो वहाँ एक डिडक्शन मिलता है, एक एग्जाम्पशन मिलती है अंडर सेक्शन 1032 पर चाइल्ड के हिसाब से, करेक्ट, हर एक इंडिविजुअल चाइल्ड के अकॉर्डिंग वो एग्जाम्पशन आपको अवेलेबल नहीं रहने वाली है। अब हम बात करें PGBP, बहुत इंपॉर्टेंट हेड है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। PGBP हेड के अंदर बच्चों पता है आपको जो एग्जाम्पशन मिलने, मतलब आपको मतलब अल्टीमेटली जो बेनिफिट्स जो हैं वो सैक्रिफाइस करने हैं, जो वो ध्यान देना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या, एक तो सर जो ये टैक्स हॉलीडे मिलता है ना 10AA की जो स्कीम मिलती है सेज में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाली, वो आपको अवेलेबल नहीं होने वाली है। एडिशनल डेप्रिसिएशन का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, बिल्कुल नहीं मिलने वाला है आपको। 35 मतलब 32(1)(2)A ये सेक्शन होता है एडिशनल डेप्रिसिएशन का, मतलब नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो होती है टैक्स के अकॉर्डिंग, उसके अलावा एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलती है, बट वो प्रोविजंस अभी आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं। तो ऐसे डोंट वरी, डोंट फियर, ये मत सोचना कि हमें आते नहीं है सर, ये कहाँ से बता रहे हो आप, सब आएगा जब अपन रेस्पेक्टिव हेड्स को पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। उसके बाद एक कुछ स्पेसिफाइड सेक्शन है सेक्शन 35 के अंदर 2-3 क्लॉजेस हैं, 35(1)(2)A, 35(1)(2), 35(1)(2)A एंड 35(1)(3) एंड 35(2)AA, ये कुछ सेक्शंस है, करेक्ट। नॉर्मली देखो मैं बताऊं हमारे यहाँ पे क्या 35 के अंदर एक कंट्रीब्यूशन वाला सेक्शन है कि यदि कोई कंपनी या इंडिविजुअल्स वगैरह क्या करते हैं, ये डोनेशंस देते हैं, करेक्ट, कंट्रीब्यूशन करते हैं कहीं पर रिसर्च के लिए, टेक्निकल रिसर्च के लिए, कहीं पर किसी प्रकार का किन्हीं IITs वगैरह को डोनेशंस देते हैं, तो इसके रिगार्ड में पूरा डिडक्शन मिलता था, बट अब वो नहीं मिलेगा। कौन कौन सा नहीं मिलेगा, तो देखो मैंने बताया 35(1)(2) के अंदर कौन सा आता है, नोटिफाइड अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज,
कॉलेज एंड अदर इंस्टीट्यूशंस फॉर साइंटिफिक रिसर्च। तो मतलब आप कॉलेज इंस्टीट्यूट्स वगैरह को कोई साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई पैसा देते हो तो उसका डिडक्शन अब आपको नहीं मिलेगा जो 35(1)(2) में पहले मिलता था, ठीक है, ये बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद यदि किसी आप अप्रूव इंडियन कंपनी को साइंटिफिक रिसर्च के लिए कुछ पैसा देते हो, डोनेट करते हो, तो अल्टीमेटली 35(1)(2)(a) के अंदर जो आपको डिडक्शन मिलता था, एग्जम्पशन मिलता था, वो अब आपको वहां नहीं मिलेगा बच्चों। उसके बाद नोटिफाइड अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज एंड अदर इंस्टीट्यूशंस फॉर रिसर्च इन सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च। ध्यान रखना ये 3 इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से मोटा मोटा यदि मैं बोलूं तो कोई साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई कॉलेज इंस्टीट्यूट वगैरह कोई डोनेशन दे, कोई कंपनी कोई डोनेशन दे, कोई अप्रूव्ड कंपनी को अपन डोनेशन दे रहे हैं, करेक्ट, या फिर अपन कोई स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए कोई डोनेशन देते हैं इंस्टीट्यूशंस को, कॉलेज को, यूनिवर्सिटीज को, तो भी आपको ये एग्जम्पशन जो है वहां दी जाती है, जो प्रोवाइड किया जाता है डिडक्शन, वो नहीं मिलेगा बच्चों। जब मैं पीजीपी हेड बताऊंगा तो इस सेक्शन को डिस्कस करूंगा मैं। वहाँ पे क्या होता है, कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का आपको पूरा का पूरा डिडक्शन मिल जाता है एक साथ, तो वो नहीं मिलेगा। एंड अप्रूव्ड नेशनल लेबोरेटरी, यूनिवर्सिटी, IIT स्पेसिफाइड पर्सन फॉर द साइंटिफिक रिसर्च अंडरटेकन एन अप्रूव्ड प्रोग्राम सेक्शन 35(2)(a). तो यहाँ पर भी आप नेशनल लेबोरेटरी को, यूनिवर्सिटीज़ को, किसी भी स्पेसिफाइड पर्सन को किसी भी पर्टिकुलर साइंटिफिक रिसर्च के लिए कुछ बेनिफिट्स दे रहे हो, आप कुछ कंट्रीब्यूशंस कर रहे हो, तो आप उसका डिडक्शंस नहीं ले पाओगे, करेक्ट, जो वहाँ पर प्रोवाइड किया गया 35(2)(a) में। उसके बाद 35(a)(d), हाँ, ये क्या होते हैं, कुछ स्पेसिफाइड बिजनेसेस होते हैं जिनकी इनकम पे टैक्स नहीं मिलता है, या मैं बोलूँ जिनके कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक साथ पूरा डिडक्शन मिल जाता है। उनमें से एक दिया हुआ है इन्होंने, कौन सा, इन्वेस्टमेंट लिंक्ड टैक्स इंसेंटिव्स फॉर स्पेसिफाइड बिजनेसेस। ये जब अपन उस सेक्शन को पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा। 35(a)(d) के बहुत सारे बिजनेस होते हैं, हनी एंड बी कीपिंग, ये स्लरी पाइपलाइंस लगाना, 3 स्टार एंड मोर वाले जो आपके होटल्स होते हैं ये ओपन करना, बहुत सारे उसमें बिजनेसेस दिए गए स्पेसिफाइड नेचर्स के। यदि अपन बिजनेसेस को करते हो, रेवेन्यू का डिडक्शन तो देता ही देता हर कोई, हम कैपिटल का भी देंगे आपको, डोंट वरी, करेक्ट। तो इस तरीके के मैं कुछ आपको सेक्शंस वहाँ पे बताऊंगा। उसके बाद 24(b), इंटरेस्ट ऑन लोन इन द रेस्पेक्ट ऑफ अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी हेड में एक डिडक्शन मिलता है SOP के केस में, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। ये अपन आगे लेटर में पढ़ेंगे जब मैं आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड पढ़ाऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि सेल्फ ऑक्यूपाइड किसे बोलते हैं और लेट आउट किसे बोलते हैं, करेक्ट, वो अपन डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। और उसके बाद हाँ, हाउस प्रॉपर्टी के लिए जो भी लोन लेते हो ना, आप उसमें इंटरेस्ट पे आउट करते हो तो डिडक्शन मिलता था नॉर्मल स्कीम में, पर यहाँ नहीं मिलेगा 115 PAC में। उसके बाद हमें कुछ डिडक्शंस की भी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। ATC से लेके ATU तक हमें बहुत सारे डिडक्शंस मिलते हैं। लाइक ATC में मिलता है, आप लोगों ने सुना होगी थोड़ा बहुत कुछ तो, कि कहीं पर अपन डोनेशंस करते हैं या फिर हम किसी प्रकार की LIC कराते हैं या फिर FDs वगैरह कराते हैं टैक्स सेविंग वाली, तो उनके बेनिफिट्स हमें टैक्स रिटर्न्स में मिलते हैं, करेक्ट। तो वो बेनिफिट्स आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक्सेप्ट 4 डिडक्शन। ये 4 डिडक्शन तो सर आपके कहीं नहीं गए, ये तो मिले 4 नहीं 3 डिडक्शन जो आपको मिलने ही मिलने वाले, ये कहीं नहीं जाने वाले। कौन कौन से, ATCCD2 एंड ATCCH2 और इस ATJJAA। देखो ATJJAA तो कौन सा है, ये जो कंपनीज वगैरह क्या होते हैं, एम्प्लॉयज को रिक्रूट करते हैं, तो एडिशनल जो एम्प्लॉय कॉस्ट नहीं आती है रिक्रूट करने पे, उसके रिगार्ड में एक डिडक्शन दिया जाता है, काफी फेमस है आजकल, बहुत क्वेश्चंस पूछ रहे हैं इंस्टीट्यूट इस पर। एक तो ये वाला, दूसरा होता है सर ATCCD2। ये क्या होता है सर, ये क्या होता है, कई बार एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन करता है टुवर्ड्स दी NPS स्कीम, करेक्ट, अंडर सेक्शन ATCCD2। जब आपको मैं पढ़ाऊंगा वो डिडक्शन, तो वहाँ पे आपको मैं स्पेसिफाई करूंगा इस चीज को, ठीक है। तो वो वाला डिडक्शन भी आपको नहीं मिलने वाला है। और एक होता है ATCCH2, ये ज्यादा नहीं आता क्वेश्चन पे, बहुत ही मतलब रेयर मिलेगा आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दी अग्निपथ स्कीम अंडर सेक्शन ATCCH2। ये अभी रिसेंटली आया है, ज्यादा पुराना नहीं है, तो ये नया है, लेटेस्ट है, तो थोड़ा वैसे इस हिसाब से ध्यान रखना कि अग्निपथ स्कीम कोई करके है, ये हमें नहीं मिलेगी, है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना इसका, क्योंकि नया वाला है तो अमेंडेड जो डाटा होता है नॉर्मली वो पूछा जाता है। चलिए, तो ये हम कुछ डिडक्शंस की कुर्बानियां देंगे, बट हाँ 3 फिर भी मिलने वाले, ATCCD2, ATCCH2 और ATJJAA। ध्यान रखना बच्चों, कौन सा, ATCCD2, ATCCH2 और ATJJAA। नाम क्या था सर, पहला तो नेशनल पेंशन स्कीम में क्या बोलते हैं, NPS में आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है। दूसरे में आपको जो मैंने नाम याद दिलाया था वो आपको थोड़ा याद रखना है, क्या, अग्निपथ स्कीम है, ध्यान रखना, अग्निपथ स्कीम, वो नेशनल पेंशन स्कीम, वो अग्निपथ स्कीम, और वो आपका नए एम्प्लॉयज को जो आप रिक्रूट करते हो, तो वो वाली। चलिए, उसके बाद सर आपको कुछ लॉसेज, लास्ट में याद है हम इनकम कैलकुलेट करते थे, लॉस कैरी फॉरवर्ड वगैरह होते थे, अदर हेड के जो लॉसेज हैं वो भी सेट ऑफ कर सकते थे, और पुराने लॉसेज को भी सेट ऑफ कर सकते थे, ऐसा कुछ प्रोविजन था। देखो इसके बारे में भी उन्होंने कुछ बोला है क्या, कि जो भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज हैं या अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है,
एट्रीब्यूटेबल टू रेफर्ड इन वन एबव, मतलब ये बोल रहा है कि ऊपर देखो हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, ये सारे अलाउंसेस वगैरह, इनकी वजह से प्रीवियस ईयर्स में यदि लॉस आया था और उस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आ रहे हो ना, तो आज उस पर्टिकुलर पोर्शन के लॉस का सेट ऑफ आपको नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि वो एडिशनल डेप्रिसिएशन की वजह से हुआ था, वो हाउस प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट के डिडक्शन की वजह से लिया था सर, वो अब तो मिलने ही नहीं वाले। तो उनसे रिलेटेड यदि कोई लॉस है जो उनकी वजह से एट्रीब्यूटेबल है, तो वो भी अब आपको नहीं मिलने वाला है, करेक्ट। तो उन लॉसेस का आपको डिडक्शन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और हाँ, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर यदि कोई लॉस होता है तो उसका भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, आप उसे सेट ऑफ नहीं कर सकते किसी अदर हेड के साथ, यदि आप ये स्कीम ले रहे हो तो। और डेप्रिसिएशन जो अपन मिलती है, तो डेप्रिसिएशन के लिए मैं पीजीबी हेड में आपको रेट्स बताऊंगा, अलग अलग कैटेगरी ऑफ असेट्स के लिए अलग अलग रेट्स प्रिस्क्राइब की गई हैं। तो कई बार कुछ रेट ऐसी सिचुएशंस हो जाती है कि 40% से भी ऊपर हो जाती है, तो यहाँ पर उन्होंने एक मैं बोलूँ कैपिंग की है रेट के रिगार्ड में, क्या कि मैक्सिमम जो यहाँ पर डेप्रिसिएशन की रेट रहेगी किसी भी असेट्स पे किसी भी कंडीशन में 40% से ज़्यादा नहीं होने वाली है, 40% से ज़्यादा कभी भी नहीं होगी। देखो चलो अभी मैं बाद में आपसे कुछ बातें करूंगा, डोंट वरी। नो एग्जम्पशंस और डिडक्शंस फॉर द अलाउंसेस और परक्विजिट्स प्रोवाइडेड अंडर एनी अदर लॉ, यदि किसी अदर लॉ में कोई एग्जम्पशंस परक्विजिट्स वगैरह दिए गए तो वो भी आपको नहीं प्रोवाइड होंगे। ओके, एएमटी लाइबिलिटी नॉट अट्रैक्टेड, पर्सन इज नॉट लाइबल टू अल्टरनेट मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 115 जीसी एंड सच पर्सन वुड नॉट बी एलिजिबल टू क्लेम द एएमटी क्रेडिट। तो देखो एक ना नया एक चैप्टर आएगा आगे जाके आप पढ़ेंगे, स्पेशल प्रोविजन होते हैं 115 जीसी के एएमटी के रिगार्ड में कि एक इंडिविजुअल को मिनिमम इतना टैक्स तो भरना ही पड़ता है, तो वो प्रोविजन आप पे नहीं लगेंगे। और यदि आपकी कोई पुरानी एएमटी क्रेडिट पड़ी हुई है ना, तो फिर आप उसको भी यूज नहीं कर पाओगे, उससे आपके टैक्स की लायबिलिटी कम होती है। तो पता नॉर्मली ये सजेशन दिया जाता है बच्चों क्या कि पहले आप अपनी पुरानी एएमटी क्रेडिट को खत्म कर लो इस साल में, नेक्स्ट साल से फिर इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉर्मली यदि एएमटी क्रेडिट पड़ी है तो ये स्कीम मत लॉन्च मत यूज करो। और यदि अल्टीमेटली ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर एएमटी का बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है और ना ही एएमटी के प्रोविजन यहाँ लगने वाले हैं, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर इतना सारा हमें याद तो रहेगा नहीं, कैसे करेंगे। देखो टैक्स पता कभी भी रटी नहीं जाती है कि क्या मुझे याद है कि ये सारे प्रोविजन A to Z, बिल्कुल भी नहीं। बट हाँ, जब अपन लगातार 15 दिन 20 दिन 1 महीने 1.5 महीने कंटिन्यूसली चीज़ों को रीड करेंगे, पढ़ेंगे, उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, तो डेफिनेटली चीज़ें धीरे धीरे माइंड में सेटल्ड होने लगेंगी। आप पहले रिवीजन को लोगे, पहला मेरे साथ करोगे, घर पे जाके करोगे, फिर उसके बाद जब कंप्लीट होगा दोबारा करो, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें रिकॉल होती रहेंगी। और ये एक दिन की प्रोसेस पहले ही बोल दे रहा हूँ नहीं है, यू आर पढ़ा मतलब अल्टीमेटली आप बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यहाँ पढ़ रहे हो जिसमें बहुत सारे प्रोविजन है और अपने आप में एक बहुत बड़ी डेप्थ है इसके अंदर, करेक्ट। तो बी ट्राई टू बी एन इंटरेस्टिंग, लॉजिकली चलो चीज़ों को समझो मतलब चीज़ों को देखो अल्टीमेटली, क्योंकि आगे जाके प्रोविजंस जैसे जैसे आप और अलग अलग लेवल्स पे पढ़ोगे तो वो बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल होंगे यदि आपने शुरुआत में प्रोविजंस को लॉजिकली समझा तो, क्योंकि एक के ऊपर एक बेस्ड होते हैं ये सारे, ठीक है। चलिए उसके बाद कुछ एडिशनल पॉइंट्स है, इनको थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों। क्या बोला है, वेयर द अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32(1)(2)(a which has not been given full effect to prior to the assessment year 24-25 and which is not allowed to be set off in the assessment year 2024-25 due to the section 115 BSE, corresponding adjustment shall be made to the WDB of the such block of asset as on 1 April 2023 in the prescribed manner, that is the WDB is on 1 April 2023 be increased by the unabsorbed additional depreciation not allowed to be set off। कुछ भी समझ में नहीं आया सर क्या बोला, देखो मैं बताता हूँ। मैंने ऊपर आपसे एक चीज बोली थी, क्या बोली थी सर, कि बच्चों आपको ये जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है ना, एडिशनल डेप्रिसिएशन ये बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, ये नहीं मिलेगा, ठीक है। पर हुआ क्या था सर कि पिछले सालों में आपने एडिशनल डेप्रिसिएशन ले लिया था, यस सर, उसकी वजह से लॉस आ रहा था, यस सर। अब वो लॉस तो अभी मैंने ऊपर बोला कि एट्रीब्यूटेबल ही नहीं है, अब सेट ऑफ ही नहीं कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते सर हम उस लॉस को। तो देखो उन्होंने कहा कोई भी ऐसा अनएब्जॉर्ब्ड एडिशनल डेप्रिसिएशन है, अनएब्जॉर्ब्ड एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या होता है, अनएब्जॉर्ब्ड एडिशनल डेप्रिसिएशन होता है कि प्रीवियस ईयर में आपने डेप्रिसिएशन लगाया था एडिशनल, बट प्रॉफिट ना होने की वजह से आप उसे सेट ऑफ नहीं कर पाए थे, तो एक तरीके काइंड ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड लॉस होता है वो, करेक्ट। और इसको अनलिमिटेड पीरियड तक आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो, तो जब भी प्रॉफिट होगा तब सेट ऑफ कर लोगे। अब आपने ले ली 115 BSE स्कीम, अब 115 BSE स्कीम में मैंने जस्ट ऊपर वाला जो प्रोविजन पढ़ा था उसमें ये बोला था कि यदि कोई अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन या कोई ऊपर जितने भी अपने प्रोविजन जो अपने सेक्रीफाइस के उनकी वजह से कोई भी पास्ट ईयर का कोई लॉस है जो हम
अभी तक सेट ऑफ नहीं कर पाए तो आप उसे क्या नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। करेक्ट, ठीक है सर। मान लिया कि हमारी जो पुराना बैलेंस चला हुआ रहा था अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का, सेट ऑफ करने के लिए हम उसे तो भूल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर सर एक बात बताओ, हमारे असेट की डेप्रिसिएशन से हमने वैल्यू कम कर दी होगी, तो जितना वैल्यू आप भूलना चाह रहे हो ना, एक काम करो उस वैल्यू को असेट की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी में जोड़ दो। देखो क्या बोला उन्होंने, बोला कि 1 अप्रैल 2023 को जो भी आपके उस असेट या ब्लॉक की डब्ल्यूडीवी आ रही थी ना, उस असेट की डब्ल्यूडीवी या ब्लॉक को उतने अमाउंट से इंक्रीज कर दो। कितने अमाउंट से? जितने अमाउंट से वो डेप्रिसिएशन अनएब्जॉर्ब्ड है, जो यूज नहीं करी, अब लैप्स हो रही है। क्यों? क्योंकि आप 115 बीएसई में आ गए। करेक्ट, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप इस तरीके की चीज पहली बार देख रहे हो। कोई नहीं, आराम से देखो, समझो, कोई परेशानी आती है तो जस्ट मेक अ कमेंट और आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। हाँ देखो, यहाँ कुछ टाइम लिमिट्स दे रखी है जनरल इस पर्टिकुलर टैक्स रिजिम के रिगार्ड में। क्या क्या टाइम लिमिट सर, एक बार देखते हैं। चलो टाइम लिमिट दे रखी है। देखो सबसे पहले तो फॉर एक्सरसाइजिंग दी ऑप्शन टू शिफ्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। देखो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, ध्यान रखना बच्चों, बार बार बोल रहा हूं, 115 बीएसई डिफॉल्ट टैक्स रिजिम है। ऑप्शनल वाली दूसरी है, जो अपन ने 2.5 लाख 5 लाख 3 वाली पढ़ी थी, जिसमें हमने इंडिविजुअल, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, वो अलग है। वो हमारी किसके अंदर आएगी? ऑप्शनल के अंदर। और डिफॉल्ट ये वाली है 115 बीएसई वाली। ठीक है, अब क्या बोल रहा है देखो, अब इसमें इन्होंने असेसीज के 2 क्लासिफिकेशन किए। क्या? एक तो ऐसा असेसी जिसकी कोई इनकम नहीं है बिजनेस और प्रोफेशन से, नो इनकम फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन, और एक ऐसा असेसी सर जिसकी इनकम है बिजनेस और प्रोफेशन से। तो पहले हम उनके लिए बात कर लेते हैं जो जिनकी क्या नहीं है, बिजनेस और प्रोफेशन की कोई इनकम ही नहीं है। ठीक है सर, अब एक बात बताओ, यदि बिजनेस और प्रोफेशन की आपकी कोई इनकम ही नहीं है तो फिर इस सिचुएशन में आप जो वो डिडक्शंस थे पीजीबीपी वाले, वो तो आपको सैक्रिफाइस ही नहीं करेंगे। इनकम ही नहीं है तो काय के डिडक्शंस? ठीक है सर, अब तो इसलिए यहां गवर्नमेंट आपको एक ऑफर देती है, एक ऑप्शन देती है। क्या देती है देखो सुनो, ही ऑब्लिगेट कैन एक्सरसाइज एन ऑप्शन टू शिफ्ट आउट of the default tax regime under this section and such option has to be exercised along with the return under section 139 subsection 1। मतलब जब भी आप इस ऑप्शन को लेना चाहते हो तो आप जब भी वो रिटर्न फाइल करोगे 139(1) के अकॉर्डिंग आप तब ले सकते हो, कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। he may choose to pay tax under default tax regime under section 115 BSE in 1 year and exercise the option to shift out of default tax regime in another year। मतलब ये बोल रहा है, पता है कि इस एक साल, मतलब मान लो 2022-23 में हमने 115 BSE ले लिया, 23-24 में मन नहीं हो रहा कि नहीं सर 115 बीएसई नहीं पसंद आ रहा, इस बार तो टैक्स लाइबिलिटी पता नहीं कोई ज्यादा आ रही है उसमें, नॉर्मल में सही है ऑप्शनल वाले के अंदर, तो ऑप्शनल पे चले गए। नेक्स्ट ईयर में फिर मजा नहीं आ रहा, नहीं सर दोबारा से 115 बीएसई में जाना है, मैंने कहा चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपकी जो इच्छा, डेली हर बार चेक करो हर साल कि किसके अंदर टैक्स ज्यादा आ रहा है, 115 बीएसई में ज्यादा आ रहा है या नॉर्मल में ज्यादा आ रहा है। जिसमें ज्यादा आ रहा है ना उसमें भर दो, सॉरी ज्यादा नहीं, मतलब जिसमें कम आ रहा है डेफिनेटली, हाँ गवर्नमेंट के हिसाब से जिसमें ज्यादा आ रहा है उसमें भर सकते हो, पर एज ए असेसी और आप अपना फायदा चाहोगे तो डेफिनेटली आप ऐसी स्कीम सेलेक्ट करोगे जहाँ टैक्स कम आ रहा हो। करेक्ट, तो यहाँ ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो ईजी है। नेक्स्ट वाला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जरा देखते क्या बोलता है, इसको आराम से देखना। ये बोला पर्सन हैज एन ऑप्शन टू ऑप्ट आउट of the default tax regime under this section and the option has to be exercised on or before the due date 139(1)। वो भी जो भी आपके ड्यू डेट है रिटर्न की, उससे पहले आपको ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना होगा और बताना होगा। चलो ये तो वो सेम चीज है, बताना होता है, हर उसमें भी बताना होता है जब आपकी इनकम ना हो पीजीबीपी की, और जब आपकी इनकम हो पीजीबीपी की तब भी बताना होता है। कब? आपकी जो ड्यू डेट है रिटर्न बनने की 139(1) में जो दी गई है उस ड्यू डेट से पहले बता दीजिए। ठीक है, करेक्ट। और एक बार आपने ये ऑप्शन ले लिया, अब उसके बाद आप बार बार नहीं कि हर साल में ऑप्शन है ना, अब ये सब्सिक्वेंट ईयर के लिए ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा। ठीक है, लिख रहे हैं इट वुड अप्लाई टू सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर्स आल्सो। ठीक है, ओके। सच पर्सन हु हैज एक्सरसाइज द अबव ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम फॉर एनी प्रीवियस ईयर। ठीक है, अब हमने सोचा कि क्यों ना इस डिफॉल्ट टैक्स रिजिम 115 बीएसई को ऑप्ट आउट किया जाए। ठीक है सर, देन ही शैल बी एबल टू विड्रॉ सच ऑप्शन ओनली वंस
अब तुम ऑप्ट आउट करना चाहते हो तो तुम हम सिर्फ एक बार मौका देंगे, एक बार भैया तुम ऑप्ट आउट कर सकते हो, तुम्हें नहीं पसंद आ रही छोड़ दो, ठीक है। एंड पे द टैक्स अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 15 बीसी फॉर अ प्रीवियस ईयर अदर देन द ईयर इन विच इट वाज एक्साइज, ठीक है। तो जिस भी ईयर में मतलब आपने ऑप्ट आउट कर दिया है उस साल के बाद आप नॉर्मल स्कीम में दे सकते हो, उस साल तक का तो पर आपको टैक्स जो है वो वहां पर काय में देना पड़ेगा 115 बीसी का अकॉर्डिंग दे, मतलब आपको एक बार तो ऑप्ट आउट करना अलाउड है, सीधी सी बात ये है, ठीक है। बट देख आगे, thereafter such person shall never be eligible to exercise the option under this section except where such person ceases to have any business income in which case option under 1 would be available, ठीक है। वो बोल रहे देखो एक बार तुम आउट कर गए ना, अब हम दोबारा जिंदगी में ऑप्शन नहीं देंगे तुमको, एक बार बिलीव करके देख लिया यार कि 115 बीसी यूज कर ली तुमने पर तुम्हें पसंद ही नहीं है, अब दोबारा आ रहे हो तुम 2 साल बाद याद आ रही है नहीं अच्छी है सर, नहीं अब नहीं, एक बार कर दिया गलतियां। हाँ एक चीज और सर, ऐसा कर सकता हूँ क्या मैं कि अब मेरी कोई बिजनेस की इनकम ही नहीं हो रही है, बिजनेस बंद हो गया, अब नॉर्मली इनकम कमा रहा हूं, तो फिर क्या ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा? हाँ फिर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, करें। तो दिस इज ऑल अबाउट 115 बीएससी बच्चों। चलिए यहां तक अपन ने कुछ बातें करी, इसके बाद देखो कुछ आपको इंपॉर्टेंट अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम दे रखी है, डीम्ड इनकम्स। इन डीम्ड इनकम्स के बारे में आप लोगों को अबाउट व्हाट सर, तो दैट इज अबाउट ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इनकम, करेक्ट। आपको पता है बहुत सारे असेसीज ऐसे होते हैं और बहुत सारी वो ऐसी इनकम कमाते हैं जिनके वो सोर्स नहीं बता पाते, अल्टीमेटली वो डिपार्टमेंट से बचाने की कोशिश करते हैं उस अमाउंट को, और गलती से डिपार्टमेंट ने पता लगा लिया कि आपके पास कुछ ऐसा अमाउंट आया है या कहीं से है, तो फिर गवर्नमेंट और या डिपार्टमेंट जिस तरीके से उस पर टैक्स वसूलता है बहुत ज़्यादा हार्श है, करेक्ट। तो ये उससे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस हैं, स्पेशल टैक्स रेट इस पर प्रोवाइड की जाएगी, स्पेशल टैक्स रहेगा इस पर जो रेट लगेगा। चलिए एक एक करके समझते हैं। अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम और वी कैन से दैट इज आल्सो अ डीम्ड इनकम, करेक्ट, बिल्कुल सर। तो यहाँ हम डीम्ड इनकम के कुछ सेक्शंस देखने वाले, इंपॉर्टेंट सेक्शन है 68, 69, 69A, 69B प्रोविजंस हम यहाँ देखेंगे, बहुत इजी है, लॉजिकली समझने की कोशिश करना। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सेक्शन नंबर 68 के बारे में, दैट इज अबाउट कैश क्रेडिट। सर व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ कैश क्रेडिट बिहाइंड दिस? देखो कई बार क्या होता है, किसी असेसी के पास कोई कैश क्रेडिट हुआ उसकी बुक्स में, करेक्ट, किसी भी असेसी की बुक्स में ये फाइंड आउट हुआ कि उसकी बुक्स में कोई कैश क्रेडिट हुआ है सर किसी भी प्रीवियस ईयर के रिगार्ड में, एंड द असेसी ऑफर्स नो एक्सप्लेनेशन, और असेसी बेचारा कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं दे पा रहा है उस टैक्स के रिगार्ड में, उस पर्टिकुलर इनकम के रिगार्ड में, या वो जो कैश क्रेडिट हुआ है उसके रिगार्ड में, अबाउट द नेचर एंड सोर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर। एंड यदि वो कोई एक्सप्लेनेशन ऑफर कर भी रहा है ना तो वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है इन द ओपिनियन ऑफ व्हाट, इन द ओपिनियन ऑफ असेसिंग ऑफिसर। तो देखा जाए तो असेसिंग ऑफिसर की ओपिनियन में उसका जो ये सजेशन है या मतलब जो वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है वो सेटिस्फैक्टरी बिल्कुल भी नहीं है। So that situation, the sum so credited may be charged as the income of the assessee of that previous year। और यदि आप डिपार्टमेंट को सेटिस्फाई नहीं करा पाए तो क्या होगा आपके साथ, आपकी उस अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट जो क्रेडिट हुई है बुक्स में उसे आपकी इनकम बना दिया जाएगा। और देखो ये अलग अलग नाम से आपकी बुक्स में पाई जा सकती है, हो सकता है कोई अनएक्सप्लेन्ड लोन हो या बोरोइंग के नाम से अमाउंट हो, आपने कोई लोन लिया है या बोरोइंग की है, अब आपको पता ही नहीं है कि वो पैसा कहाँ से है, गवर्नमेंट पूछ रहा है डिपार्टमेंट बताओ भाई कौन ने भेजा, बता है ही नहीं तो बताएगा कहाँ से, आपने खुद ने डमी एंट्री डाली हुई है, या फिर कोई आपके पास अनएक्सप्लेन्ड शेयर कैपिटल या प्रीमियम का अमाउंट आया है आप बता ही नहीं पा रहे डिपार्टमेंट को, तो वो भी इसी तरीके से आपकी इनकम बना दिया जाएगा। बट हाँ इसमें एक चीज ध्यान रखना, वेंचर कैपिटलिस्ट जो होता है ना या वेंचर कैपिटल फंड कंपनी, इनके लिए ये एग्जम्पशन है, मतलब एक्सेप्शन एक तरीके का कि उनके लिए प्रोविजन नहीं लगेगा, उन्हें इस शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम वाले इन अमाउंटों के रिगार्ड में एक्सप्लेनेशन देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि उनका काम भी डेली का यही होता है। तो ये तो बड़ा इजी सेक्शन था सर सेक्शन 68 में, तो कि कोई भी कैश यदि आपकी बुक्स में क्रेडिट हुआ है और आप ओपिनियन जो मतलब क्या बोलते हैं आप उसका सोर्स या नेचर नहीं बता पा रहे हो या आप ओपिनियन उसकी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हो, एक्सप्लेनेशन कर रहे हो दे रहे हो उसके लिए, तो वो सेटिस्फैक्टरी नहीं इन द आई ऑफ एओ असेसिंग ऑफिसर्स की नज़र में। तो इस सिचुएशन में ये आपकी अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम कहलाएगी, डीम्ड इनकम कैटेगरी से की जाएगी। अब बात ये आती है कि बच्चों कि सर आपने ये तो बता दिया हमें कि इसे अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम में डिस्क्राइब किया जाएगा, टैक्स क्या लोगे इसमें वो मैं नीचे लास्ट में एक सेक्शन आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट सेक्शन 69। सर पता है आपने एक इन्वेस्टमेंट किया था और उसे रिकॉर्ड ही नहीं किया बुक्स में, आपने रिलायंस के शेयर लिए और आपने बुक्स में लिखा भी नहीं, असेसी को पता लगा एनएससी से जब उसने लिस्ट निकाली कि तुम्हारे नाम पे तो शेयर बोल रहे हैं और तुम्हारी बुक्स में ही नहीं है,
और तुमने एक्सप्लेनेशन ऑफर कर रहे हो वो सेटिस्फैक्टरी भी नहीं है, तो पता है क्या होगा, उसे आपकी इनकम बना दिया जाएगा। द असेसी ऑफर नो एक्सप्लेनेशन, कोई ऑफर ही नहीं कर पा रहे आप एक्सप्लेनेशन, एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड इज नॉट अ सेटिस्फैक्टरी, और यदि आपने एक्सप्लेनेशन दी है तो वो एओ से के लिए सेटिस्फैक्टरी नहीं है, वो समझ ही नहीं पा रहा उस चीज को, वो बोला तुम पागल बना रहे हो उनको। तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इट शुड बी टैक्स्ड एज अ डीम्ड इनकम, और इसे एज अ डीम्ड इनकम टैक्स आउट किया जाएगा बच्चों। उसके बाद हम नेक्स्ट देखो 68 में कैश क्रेडिट हुआ था, उसका आपको एक्सप्लेनेशन दे पा रहे थे। 69 के अंदर क्या किया था आप लोगों ने, आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ था बट आपने बुक्स में ही रिकॉर्ड आउट नहीं करा हुआ है, ठीक है सर। अब 69A के बारे में बात करते हैं बच्चों। 69A क्या बोलता है, ये है अनएक्सप्लेन्ड मनी के बारे में। देखो अनएक्सप्लेन्ड मनी के बारे में यदि मैं आप लोगों से बात करूं ना बच्चों, तो देखो ये कौन सा अमाउंट है, ये वो अमाउंट है देखो वेयर द assessee is found to be the owner of any money, bullion, jewelry, other valuable article and the same is not recorded in the books of account। मतलब assessee ऑनर कहला रहा है, मतलब अल्टीमेटली असेसी के पास ये सारी चीजें हैं, क्या क्या, कोई गोल्ड है, बुलियन है, ज्वेलरी है, कोई आर्टिफिशियल मतलब कोई आर्टिस्टिक वर्क किया हुआ कोई पर्टिकुलर मैटर है, कोई भी ऐसी चीज जिसकी वैल्यू है, वर्थ है काफी अच्छी। और पता है असेसी ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं कर रखा, गवर्नमेंट को वो कोई टैक्स देना ही नहीं चाहता। बताओ क्या ये सही है? नहीं सर, बिल्कुल गलत है। तो असेसी पता है क्या बोलता है, असेसी उससे एक्सप्लेनेशन मांगेगा, या तो वो एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं पाएगा, और यदि वो एक्सप्लेनेशन देगा तो सर वो सेटिस्फैक्टरी ही नहीं है एओ के लिए। तो फिर इस सिचुएशन में एओ क्या करेगा, एओ उस अमाउंट को एज ए डीम्ड इनकम आपकी बुक्स में रिकॉग्नाइज करा देगा बच्चों। तो तीन चीजें पढ़ी अभी तक अपने। देखो कैश क्रेडिट 68 क्या बोलता था, कोई कैश आपकी बुक्स में आया हुआ है, क्रेडिट हुआ है और आप उसकी एक्सप्लेनेशन ऑफर नहीं कर पा रहे हो। 69 बोलता था कि सर आपने कोई अल्टीमेटली क्या किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, बट वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं है आपका, तो अभी सर वो आपकी इनकम बन जाएगा। और 69A क्या बोलता था, ये बोलता था सर कि आपके पास कोई प्रीशियस मेटल या फिर कोई बुलियन, ज्वेलरी, गोल्ड और कोई भी एक्सपेंसिव आइटम है, कोई भी वर्थ वाला कोई कैपिटल एसेट्स है और आप उसके ओनर हो, बट फिर भी पता है आप लोगों ने उसे बुक्स में नहीं रिकॉर्ड किया हुआ है। तो इस सिचुएशन में एओ क्या कर देगा, उसे आपकी डीम्ड इनकम बना देगा। उसके बाद अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा नॉट फुली डिस्क्लोज्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे लोग करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में चीजों को पूरा डिस्क्लोज नहीं करते। 69B के तहत यदि मान लो आप लोग किसी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अपनी बुक्स में दिखाते नहीं हो पूरी, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट था, 4 लाख ही दे करके 6 लाख कहाँ गए, दैट इज फुल्ली डिस्क्लोज नहीं हुए हैं, अनडिस्क्लोज्ड है। तो इस सिचुएशन में सर असेसी वही एक्सप्लेनेशन देता ही नहीं है, देता है तो फिर वो सेटिस्फैक्टरी नहीं होती है और फिर उसे बाद में डीम्ड इनकम बना दिया जाता है। तो देखो लॉजिकली चीजें समझी जाए तो आसान है। नेक्स्ट है अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर। पता है क्या हुआ, एक्सपेंडिचर ने असेसी ने कोई खर्चा किया है, अपनी बुक्स में लिख रखा है, वो आया डिपार्टमेंट से, पूछता है असेसी से भैया बताओ ये खर्चा कैसे किया, क्या किया, कहां से पैसा आया, सब कुछ। He offer no explanation about the source of such expenditure, और यदि उसने कोई एक्सप्लेनेशन दी है तो वो अनसेटिस्फैक्टरी है, बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टरी नहीं है इन लाई ऑफ एओ, असेसिंग ऑफिसर की नजर में। Assessing officer can treat such an explained expenditure as the income of the assessee for such a financial year। और ऐसी सिचुएशन में जो एओ है वो इस पर्टिकुलर खर्चे को क्या डिटरमाइन कर लेगा, वो इसे आपकी डीम्ड इनकम बना देगा बच्चों। Such an explained expenditure which is deemed to be the income of the assessee shall not be allowed as a deduction under any head of income। और एक चीज और होगा आपके साथ वर्स्ट, पहले तो पता है उस खर्चे को आपकी इनकम बना दिया गया, और दूसरा फिर आप उस खर्चे का डिडक्शन और नहीं ले सकते कहीं और पर, डबल डबल तरीके से मारा है। इसलिए बोलता हूं हमेशा पूरी इनकम ही डिस्क्लोज करनी चाहिए। अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी, बिल्कुल यदि कोई अमाउंट आपने बोरो की हुई है हुंडी पर और एनी अमाउंट ड्यू देयर ऑन इज रीपेड अदर देन अकाउंट पे चेक, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अदर देन, देखो आपने कोई अमाउंट ले रखी है उधार, लोन ले रखा, कोई दिक्कत नहीं, पर अब उसका जो पेमेंट कर रहे हो ना वो अदर देन अकाउंट पे चेक कर रहे हो, तो ये नहीं चलेगा। सो द अमाउंट सो बोरोड और रीपेड शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द पर्सन बोरोइंग और रीपेइंग द प्रीवियस ईयर इन विच द अमाउंट वाज बोरोड और रीपेड एज द केस मे बी। मतलब अल्टीमेटली आपने कोई अमाउंट ले रखी है, बोरो कर रखी है और आप उसको रीपे करते हो अदर देन बाय अकाउंट पे चेक,
तो फिर हम उसे आपकी इनकम बना लेंगे, ठीक है। तो दीज आर योर डीम्ड इनकम। और एक चीज और है देखना, वेयर सच अमाउंट बोरोड और इनटू हैज बीन डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ एनी पर्सन, ही विल नॉट बी अगेन लायबल टू असेस इन रेस्पेक्ट ऑफ सच अमाउंट ऑन रीपेमेंट ऑफ सच अमाउंट एंड द रीपेड शैल इंक्लूड द इंटरेस्ट पेड ऑन अमाउंट बोरोड। मैं बताता हूं, मान लो आपने जब लिया था ना, आपने तभी गलती, तो तभी आपको उसकी इनकम बना दिया गया था। अब दोबारा रीपेड करोगे तो दोबारा बन जाएगी क्या? नहीं, अब नहीं बनेगी, एक बार लग गई जयराम जी की, अब नहीं होगा, ठीक है। तो दीज आर द सम स्पेशल सर्कमस्टेंसेस जहां पर आपको हायर टैक्स रेट लगती है इस डीम्ड इनकम पे। क्या टैक्स लगता है? चलिए, मैं बहुत देर से आपसे बोल रहा था ना कि हमारी कुछ स्पेसिफाइड इनकम्स होती है जिन पे स्पेसिफाइड रेट ऑफ टैक्स से टैक्स दिया जाता है। वही देखो 115 बीबीई, 115 बीबीई क्या बोलता है? 115 बीबीई जो ये सेक्शन है ना, ये बात करता है अभी जो अपन ने की थी ऊपर, कौन कौन से सेक्शंस के बारे में? 68 के बारे में, 69, 69A, 69B, 69C और 69D। इन सेक्शंस के अंदर यदि आपकी कोई इनकम रिकॉग्नाइज की गई है तो उस पर सीधे गवर्नमेंट कितना लेगी? देखो गलती की सजा 60% रेट है टैक्स का। और देखो बगल में कुछ लिखा हुआ है नीचे, प्लस सरचार्ज एट द रेट 25%, और बिना कुछ ना नुकुर करते हुए आपको फ्लैट 25% सरचार्ज देना होगा। एंड सरचार्ज के साथ देखा जाए तो आपकी इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स कितनी हो गई? 78% इज द इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स जो एक असेसी को अपनी डीम्ड इनकम पर पे आउट करनी पड़ेगी अंडर सेक्शन विच? सेक्शन 115 बीबीई, 115 BBE, दैट इज द सेक्शन जो आप लोगों की डीम्ड इनकम पर टैक्स लगाता है। और देखो 2 पॉइंट और लिखे हुए हैं क्या, कि सर इस डीम्ड इनकम के ऊपर आपको कोई बेसिक एग्जम्पशन या एक्सपेंडिचर भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। आप सोचोगे 2.5 लाख की तो सर बेसिक एग्जम्पशन, नहीं नहीं नहीं, सीधे फ्लैट, नो सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड ऑफ एनी लॉस विल अलाउ, बिल्कुल भी नहीं होगा, सीधा टैक्स देना है। ऐसे ही एक और होती है स्पेसिफाइड इनकम विनिंग वाली 115 बीबी में। 115 बीबी में जो ये इनकम होती है ना विनिंग वाली, जैसे आपकी लॉटरी से, सट्टेबाजी से, हॉर्स रेस से, क्रॉसवर्ड पजल्स, गेम वगैरह से, जो आप गेम वगैरह खेलते हो, इन सब से जो इनकम होती है उस पर फ्लैट 30% की टैक्स रेट लगेगी। हाँ, अदर देन विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन गेम्स के लिए अलग से उन्होंने एक सेक्शन डाला हुआ है 115 बीबीजे, ठीक है, यहाँ पर रेट लगती है। उसके अलावा कुछ और भी सेक्शंस है 112, 112A, 111A, पर इन सेक्शंस को मैं रेस्पेक्टिव चैप्टर कैपिटल गेन के साथ हेड जब अपन पढ़ेंगे उस हेड को तो वहां पर डिस्कस करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। सो दिस इज द स्पेसिफिक इनकम और सम स्पेशल रेट ऑन दैट पर्टिकुलर इनकम। ध्यान रखना, स्पेसिफाइड जो ये इनकम होती है स्पेशल नेचर वाली, इन पर बेसिक एग्जामिनेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। बस ये छोटी सी एक सेशन था, एक छोटी सी बात थी जो आपसे रह गई थी कहने के लिए। इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है बच्चों, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जिसमें अपने बातें की थी। आई नो कुछ क्लासेस ओवरलैप में चली गई थी, कुछ चीज़ें मतलब कुछ टेक्निकल एरर आने की वजह से कुछ प्रीवियस क्लासेस में दिक्कत आ गई थी, बट अब सारी चीज़ें अपने प्रॉपरली सेटल डाउन कर दी है। हर एक चीज़ प्रॉपरली क्लियरली आपको विजिबल है। क्लासेस के आगे मैंने मतलब आपको सारी डिटेल्स दिख जाएंगी। अभी ये बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्लासेस ही जो आज कंप्लीट होती हैं। अब आगे जो क्लासेस आएंगी वो नेक्स्ट चैप्टर के बारे में आएंगी, दैट इज अबाउट रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द असेसी, ठीक है। सो आई होप you like the lectures. If you like the lectures, just hit the like button and share as much as possible, and stay tuned for more such videos.